बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अननोन डेंसिटी को फाइंड करने के लिए आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट का मतलब और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि द मास ऑफ अ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, यानी किसी भी चीज़ का कितना मास किसी खास यूनिट वॉल्यूम में, किसी खास आप स्पेस में उसको एकोमोडेट कर सकते हैं या उसको वहाँ पे रख सकते हैं, कितने मास को रख सकते हैं, उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम तो हमने पढ़ा है, लेकिन आज के इस लेक्चर की जो ख़ास बात है वो ये है कि आज हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिस फार्मूले की मदद से हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फार्मूला सबसे पहले आप देख लें कि वो फार्मूला बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स वो फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आप एक नज़र देख लें, फिर हम देखते हैं कि इस फार्मूले के ये जो कंपोनेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं इनका मतलब क्या है, यानी W1, W2 माइनस W1 और रो और ये D, इन तमाम चीज़ों का मतलब है। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कबल इसके कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट हमने लॉजिक सीखी थी उसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर्किमिडीज ने हमें ये बात बताई थी डिस्कवर करके कि किसी भी चीज़ का जो वेट है, अगर आप उसको लिक्विड से बाहर मेजर करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको इस ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक पत्थर है जिसको जब पानी से बाहर निकाल के जब इसका वेट फाइंड किया जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये जो आपको रेड लाइन, आपको यहाँ पे रेड एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि इसका वेट कितना है। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से आप किसी भी चीज़ का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब उसको पानी से बाहर रख के उसका वेट किया जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसी पत्थर को पानी के अंदर डिप किया गया तो इस पत्थर का वेट, अब आप देखें यहाँ पे रेड एरिया आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पत्थर का वेट काफ़ी हद तक जो है लूज हो चुका है या रिड्यूस हो चुका है। तो ये जो लॉजिक थी, ये जो कंसेप्ट पेश किया था, ये सबसे पहले आर्किमिडीज ने पेश किया था। उसने ये कहा था कि when an object is immersed in the liquid, an apparent loss in the weight of the object is observed, कि हम उस चीज़ के वेट में एक apparent loss जो है वो महसूस करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। apparent loss मतलब कि वो जो लॉस आता है वो ज़ाहिरी तौर पे ही आता है, वो हकीकत में नहीं होता। जैसे ही आप इस पत्थर को वापस बाहर निकालेंगे फिर से उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा पहले की तरफ। हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें अपेरेंट लॉस क्यों आता है, इसकी वजह भी हमने पढ़ी थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। आपकी गुज़िश्ता लेक्चर्स में ये बात हमने डिस्कस की थी कि जब भी आप किसी चीज़ को लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो दरअसल उस लिक्विड के अंदर एक अप थ्रस्ट होता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है,
ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ वो अप थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। अब चूंकि वेट किसी भी चीज का जो होता है वो डाउनवर्ड अप्लाई कर होता है, ठीक है। अब ये पत्थर का वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और जो अप थ्रस्ट है इस लिक्विड की तरफ से वो अपवर्ड है। तो अब चूंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं, एक वेट वाली फोर्स और एक अप थ्रस्ट वाली फोर्स, ये चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लिहाजा ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करना शुरू हो जाएंगी। तो इसी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी सारी डिटेल जो है वो अगर आप मजीद इसकी डिटेल में जाना चाहें तो आप गुज़िश्ता लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये जो हमने लॉजिक पढ़ी थी अपेरेंट लॉस वाली, इस लॉजिक को यूज़ करते हुए ये फार्मूला हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम ये किस तरह से फार्मूला बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्ज किया यही आपने एक एक्टिविटी को अपने सामने रखते हुए आज का ये टॉपिक कवर करना है। तो फर्ज किया कि ये जो ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टोन नज़र आ रहा है, आप इसके अलावा कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई आयरन की बनी हुई, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट, आप कोई भी चीज़ जो कि वाटर में डिप हो सके आसानी से, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्ज किया कि वो जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम उसको एक सिंबल दे देते हैं कैपिटल डी, ठीक है। और कैपिटल डी के लिए ही आज हमने फार्मूला डिजाइन करना है। देखें ये फार्मूला किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। इट्स मीन दैट कि ये फार्मूला हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू देगा, ठीक है। ये इस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने उसका सिंबल रखा डी, ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जाहिर है आप ये जो पूरा प्रोसेस करते हैं इसमें लिक्विड भी यूज होता है, ठीक है। अगर वाटर यूज हो रहा है या कोई ऑयल यूज कर रहे हैं या कोई और लिक्विड यूज कर रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई डेंसिटी तो होगी। तो उस डेंसिटी को हम एक डिफरेंट सिंबल देते हैं और वो है जी ये आपको जो सिंबल नजर आ रहा है इसको रो बोलते हैं, ठीक है। दैट इज यूज ओनली फॉर डेंसिटी, ठीक है। आप इसको डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने रो सिंबल स्पेसिफाई कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मतलब ये जो स्टोन था इसका जो वेट है, इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं दैट इज W1। W तो आपको पता है वेट के लिए यूज होता है और 1 हमने इस स्टोन के लिए यूज कर लिया W1, ठीक है। और ये जो वेट है ये एयर में यानी कि पानी से बाहर है, ठीक है। चले हम इसको थोड़ा इसके साथ ऐड कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए कि ये जो वेट है जिसको हम W1 कह रहे हैं ये दरअसल एयर में है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये वेट है एयर में। जस्ट अ सेकेंड जी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन एयर, ठीक है। ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट था इन एयर, इसके साथ ही हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये अब आपको क्लियर इतना नजर नहीं आएगा लेकिन चले मैं बोल रहा हूँ इन एयर। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर वो था W1, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक स्टेप उसने मिस कर दिया जो कि आपकी कंफ्यूजन का बायस बन सकता है, तो उस स्टेप को हम यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट करके लिख लेते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आपका होगा 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर वाला जो स्टेप होगा वो ये है। अब हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। लिक्विड में भी एक वेट होगा। देखें जब ये लिक्विड से बाहर था तो इसका वेट और था, जब लिक्विड के अंदर चला गया तो फिर वेट उसका डिफरेंट हो गया। लिक्विड से बाहर जब वो था तो वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर हुआ, उसको हमने W1 कह दिया। तो जब वो लिक्विड के अंदर चला जाएगा तो उसको हम कह देंगे W2। लेट्स सपोज W2, ये 2 आप नीचे करके लिखिएगा जरा छोटा, तो ये W2 आपके पास हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये आपने इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है ताकि आपको बात ठीक से इजीली समझ आ सके। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट था वो W2 था लिक्विड के अंदर जब उसको डाल दिया गया। अब हम ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या इस पत्थर को जब लिक्विड के अंदर पुट करेंगे या उसको डिप करेंगे इसके अंदर, तो कुछ जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस भी होगा।
ये डिस्प्लेस लिक्विड वाली जो तमाम डिटेल्स हैं ये भी आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ी थी। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको डिप करेंगे तो थोड़ा सा लिक्विड जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस होगा, जो कि हमने साथ रखे हुए इस बीकर में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका जो वेट है इसको हम कह रहे हैं वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और स्टूडेंट्स ये याद रखें कि इस जो लिक्विड का जो वेट होगा, जो डिस्प्लेस हुआ हुआ लिक्विड है, पहले तो हम चलें इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, ताकि इसमें कोई मसला ना हो। ये जो है ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। ठीक है, इसका वेट हमेशा उतना ही होगा जितना इस पत्थर के वेट में कमी आएगी। ठीक है, यानी पत्थर का वेट बिलफर्ज यहाँ पे 10 था। ठीक है, फर्ज करें कि यहाँ पे पत्थर का जो वेट है वो फर्ज किया 10 है। ठीक है, जो वाटर से बाहर था उसका वेट 10 है, और यहाँ पे आके उसका वेट हो गया 8। तो लॉस कितना आया इसमें, 2 न्यूटन का। तो इसका मतलब यह है कि जो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा वो फिर कितना होगा, वो 2 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा उतना ही इसका वेट रहता है जितना उसके पत्थर के वेट में कमी आ रही होती है। ठीक है ना, तो ये 2 इसका वेट होगा। ये वैसे आपको एग्जांपल दे के मैंने वैल्यूज लगा के बात समझा दी है जी। तो अब बात यह है कि इसको हम फिर सैंपल क्या देंगे। इसका सैंपल कोई नया नहीं रखना, बल्कि हमने इसका सैंपल W1 माइनस W2 रखना है। W1 माइनस W2 से हम इस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट को रिप्रेजेंट करेंगे। W1 माइनस W2 हम किस सेंस में लिख रहे हैं, देखें, अगर आपको इसका वेट कैलकुलेट करना हो तो उसका तरीका ये होगा कि आप इसमें से इसको माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर में से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड को माइनस कर दें। ये था हमारे पास W1, हमने इसको सिंबल क्या दिया था, W1 एयर वाला वेट। और जो पानी के अंदर उसका वेट है उसको हमने क्या सिंबल दिया हुआ था, उसको सिंबल दिया था W2। तो अगर आपने इसका वेट फाइंड करना है तो ये फिर क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट हमें कैसे करेंगे, W1 माइनस W2। ठीक है स्टूडेंट्स जी, हम इसको W1 माइनस W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसको हम W भी कह सकते हैं। ठीक है, जस्ट हम इसको W भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जी डायरेक्ट इस स्टेप पे। यहाँ पे हम आते हैं जी इस स्टेप पे, देखते हैं कि इस स्टेप का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स इसके लिए हमें टॉपिक के स्टार्ट में यहाँ पे एक लॉजिक जो है वो बताई जा रही है, वो जरा देखते हैं कि वो क्या है। देखें जी, यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ें इसको गौर से, द रेशो इन द वेट्स ऑफ ए बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ये है कि बॉडी के वेट और इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड की अगर रेशो ली जाए। ठीक है, अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले हम देखते हैं वो क्या थी, उसको हमने सिंबल दिया हुआ है W1। ठीक है, इसी तरह इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो वेट था वो क्या था जी, उसको हमने जस्ट W कहा हुआ था। देखें, इसको हमने जस्ट क्या कहा था, W कहा हुआ था। ठीक है, तो हमने इन दोनों की रेशो लेनी है। रेशो का मतलब ये होता है कि दोनों को डिवाइड किया जा रहा है। तो W1 डिवाइडेड बाय W, ये हमने इसके अकॉर्डिंग बात की है कि बताया जा रहा है द रेशो इन द वेट ऑफ द बॉडी, यानी वेट ऑफ द बॉडी जो है उसको ऊपर रखें, विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो वेट था उसको W कहा हुआ था, उसको हमने नीचे रखना है। इनकी हमने यूं रेशो ले ली है। ठीक है, अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है इज द सेम, यानी कि ये चीज इक्वल होगी किसके, एज इन देयर डेंसिटीज, यानी ऑब्जेक्ट और लिक्विड की जो डेंसिटीज में रेशो होगी और ये वाली रेशो ये हमेशा सेम होंगी, यानी इक्वल होंगी। तो हमने इक्वल टू द, अब यहाँ पे दूसरी साइड पे डेंसिटीज की रेशो ले ली है। ठीक है, तो बेटा इसकी जो जनरल फॉर्म है ये स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रही है, ये अब आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। हमने पहले इस स्टेप को अगर आप लिख लें इससे पहले तो ज्यादा बेहतर है, उसके बाद आप ये सिंबल्स पुट कर देंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आप इससे आगे चलते हैं। D बाय रो इज इक्वल टू W1 ओवर W, ये हमने यहाँ से इसके मुताबिक ये स्टेप कंप्लीट किया। अब हम आगे चलते हैं, D इज इक्वल टू W1 इसी तरह लिखेंगे, नीचे W भी यूं ही लिखेंगे,
क्योंकि आपको डी की वैल्यू चाहिए, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, तो आप डी को यहीं रहने देंगे और रो को आप दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके, तो मल्टीप्लाई बाय रो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें W1 इसी तरह है और W की जगह पे हम W1 माइनस W2 ये चीज भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं, इसलिए हमने इसकी जगह पे W1 माइनस W2 जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। तो W1 माइनस W2 यहाँ पे भी ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लें, पहले 1 है, W1 पहले है, ठीक है, ये W1 है और ये जो है ये W2 है, ठीक है। W1 पहले है और W2 बाद में है, ठीक है। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, D इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूले की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, टोटल दो चीजें आपको चाहिए। नंबर एक कि उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो हवा में कितना है, वो आप स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट तो कर सकते हैं इजीली। और नंबर टू जो चीज आपको चाहिए वो W2 चाहिए, यानी कि लिक्विड को पानी में डिप करने के बाद उसका वेट कितना आ रहा है। अगर सिर्फ आपको ये दो चीजें पता हैं तो आप इजीली ये फार्मूला यूज करें और पत्थर की या मेटेलिक पीस की किसी भी चीज की डेंसिटी आप फाइंड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। रो जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1000 होती है, ये भी आप याद रखें, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमेशा हमारे पास फिक्स होती है और वो बेटा होती है 1000, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया। तो अब आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती जो आपको मालूम ना हो, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगी, उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक और इसकी तमाम डिटेल्स, ये उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की शक्ल में आप कमेंट बॉक्स में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।